नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के साथ जंग के खत्म होने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने भी मान लिया, अमेरिका के साथ पीस डील पर सहमति बन गई है। दोनों देश शांति के लिए राजी हैं। ट्रंप ने कहा उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिकन फोर्स के ऑपरेशन को रोक दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी खत्म हो गई है। ट्रंप ने कहा अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप्स पर न तो ईरान कोई टोल वसूलेगा और न ही अमेरिकन नेवी किसी टैंकर को रोकेगी। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील अभी साइन नहीं हुई है। डील पर सिग्नेचर शुक्रवार को जिनेवा में होंगे, लेकिन ट्रंप के ऐलान का असर दिखाई देने लगा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। भारत का पहला टैंकर एलएनजी लेकर हॉर्मुज को पार कर गया है। क्रूड ऑयल की कीमत $83 प्रति बैरल तक गिर गई है। शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में भी सुधार हुआ है। हालांकि अभी डिटेल सामने नहीं आई है कि डील में क्या क्या लिखा है, क्या क्या शर्तें लगाई गई हैं। अमेरिका ईरान की किन किन कंडीशंस को मानेगा? क्या ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद करने के लिए राजी हो जाएगा? एटम बम न बनाने की गारंटी दे देगा? क्या अमेरिका ईरान के फ्रीज्ड एसेट्स को वापस कर देगा? इन सारे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। और नोट करने वाली बात यह भी है कि इजराइल ने साफ साफ कह दिया कि वो अब अमेरिका का हुक्म नहीं मानेगा। इजराइल ने कहा कि वो अपने हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। अब सवाल है कि डील होगी तो कैसे होगी? क्या मिडिल ईस्ट में अब परमानेंटली शांति हो जाएगी? क्या इस शांति के लिए मिडिल ईस्ट ने ईरान को पैसा दिया है? यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में, लेकिन सबसे पहले यह बता दूं कि अमेरिका और ईरान में डील कैसे होगी, क्या क्या बात हुई है। आज यह खबर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया को सुबह सुबह ही दे दी थी। ईरान के साथ 106 दिन पहले जो वॉर शुरू हुई थी उसको खत्म करने का फॉर्मल ऐलान कर दिया था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ईरान के साथ डील का ऐलान किया। इस डील के तहत ईरान और अमेरिका सभी मोर्चों पर सीज फायर करेंगे। इसमें लेबनान भी शामिल है, जहां इजराइल की डिफेंस फोर्सेस मिलिट्री ऑपरेशन चला रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया कि दोनों देश डील पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दस्तखत करेंगे। ट्रंप ने दावा किया उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका के ब्लॉकेड को खत्म कर दिया है और अब हॉर्मुज से शिप्स का फ्री पैसेज शुरू हो जाएगा। लेकिन ईरान ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स की आवाजाही उसके सिस्टम के हिसाब से ही होगी। ईरान ने कहा कि टैंकर्स हमारी देखरेख में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल पाएंगे। ईरान के साथ डील के तहत अमेरिका की फौजें पीछे हट जाएंगी। ईरान के पोर्ट्स का ब्लॉकेड खत्म हो जाएगा और ईरान को अपना तेल गैस इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की छूट मिल जाएगी। यानी जो सैंक्शंस लगे हैं वो हट जाएंगे। ईरान भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स के पैसेज में कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। हालांकि अमेरिका या ईरान दोनों में से किसी ने इस डील की डिटेल्स जारी नहीं की हैं, लेकिन बहुत सारी बातें सामने आई हैं और पता चला कि पीस डील होने के बाद दोनों देश ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने, ईरान के जब्त एसेट्स को वापस करने, ईरान के रिकंस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर एनरिचमेंट जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर अगले 60 दिनों में बात करेंगे। यह टाइम फ्रेम आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बेसिक एग्रीमेंट हो गया है। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इस शुक्रवार को जिनेवा में इस समझौते पर सिग्नेचर करेंगे और इसके बाद आगे की बातचीत का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। 3 स्टेप की डील में अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देने की गारंटी देगा और मिडिल ईस्ट में अपनी सेना नहीं बढ़ाएगा। President Donald Trump has announced an initial deal to end the fighting in Iran. He's declaring let the oil flow, and he says that the United States will end the blockade of that country. Iran has a little bit of a different take. They say that they forced the United States into this agreement, but this is the deal that President Trump has been sort of promising for several weeks now.
It covers the war on all fronts, including Lebanon, and it essentially is a memorandum of understanding that gives each side 60 more days to continue negotiating. There's still some big issues to be worked out, but the president says it will lead to the reopening of the Strait of Hormuz, which should lead to some relief in terms of rising oil prices. अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के एक्सपर्ट बिल बता रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने होर्मुज से तेल सप्लाई बहाल होने का ऐलान किया है और अमेरिका की नाकेबंदी खत्म करने की बात भी कही है, लेकिन ईरान का दावा कुछ अलग है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका को डील के लिए मजबूर कर दिया। इस मेमोरेंडम में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा के लिए 60 दिन का टाइम दिया गया है, यानी अभी भी दोनों देशों के बीच कई मसले सुलझने बाकी हैं, लेकिन होर्मुज खुलने से तेल के दाम में यकीनन राहत मिलेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप के ऐलान का असर ग्राउंड पर दिखने लगा है। समझौते का ऐलान होने के बाद पहला एलएनजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्रॉस कर चुका है। ईरान के सरकारी टीवी ने होर्मुज से गुजर रहे इस टैंकर का वीडियो जारी किया है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 2000 से ज्यादा बड़े कमर्शियल शिप फंसे हुए हैं। इन पर लगभग 20,000 क्रू मेंबर्स हैं। डील होने के बाद अब सारे के सारे शिप यहां से बड़े आराम से निकल जाएंगे। चूंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरता है, इसीलिए स्ट्रेट के बंद होने से क्रूड ऑयल की कीमत 120 से $125 पर बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन डील का ऐलान होते ही क्रूड की कीमतें $83 प्रति बैरल तक गिर गई। जंग के दौरान नेचुरल गैस के बड़े सप्लायर कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा था। कतर से गैस सप्लाई बहाल होने में अभी कम से कम 2 साल लगेंगे, लेकिन होर्मुज के खुलने से सल्फर, हाइड्रोजन, नेफ्था जैसे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। केमिकल फर्टिलाइजर की सप्लाई भी होने लगेगी। इससे ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से भारत समेत पूरी दुनिया पर बुरा असर पड़ा था। अमेरिका में तेल के दाम 50% से ज्यादा बढ़ गए थे। महंगाई की मार पड़ रही थी। इसलिए ईरान के साथ डील होते ही इसका असर दुनिया भर के शेयर मार्केट पर दिखाई दिया। भारत में सेंसेक्स 736 पॉइंट बढ़ा। निफ्टी में 231 अंकों का उछाल आया। जापान, ताइवान, साउथ कोरिया से लेकर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के शेयर बाजार तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दिए, क्योंकि अब दुनिया को उम्मीद है कि ऑयल गैस की सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। एनर्जी इंपोर्ट करने वाले देशों पर प्रेशर कम हो जाएगा। अब मजे की बात है कि पाकिस्तान का डील से कोई लेना देना नहीं है। डील जिनेवा में साइन होगी, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज इसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश की। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ ने कहा कि जिनेवा में जिस प्रोग्राम में पीस डील साइन होने वाली है, उस प्रोग्राम को पाकिस्तान होस्ट करेगा। आज दुनिया ने अमन का एक तारीखी संगमेल अबूर किया है। जंग की तारीख रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का सूरज तुलू हो गया है। 3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईरान, अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर मोहतरम सैयद मुश्तबा खामनाई, ईरान के सदर और मेरे बड़े प्यारे भाई डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान और अमन के इस अमल में शरीक दोनों टीम्स के तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। एक पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान की हालत ऐसी है। डील अमेरिका और ईरान के बीच हुई है और शहबाज शरीफ खामखा चौधरी बन के ढोल पीट रहे।
हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है, क्योंकि इस डील के ऐलान से गैस तेल सप्लाई का चोक पॉइंट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। इसलिए आज दुनिया भर के नेताओं ने अमेरिका और ईरान की डील को फुल सपोर्ट दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस डील का स्वागत करते हैं। मोदी ने कहा कि उम्मीद है इससे मिडिल ईस्ट में शांति बहाल होगी, ट्रेड फ्लो नॉर्मल होगा, दुनिया भर में एनर्जी का जो क्राइसिस पैदा हुआ था वो खत्म हो जाएगा। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस डील के तहत अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के जब्त $24 बिलियन के एसेट्स वापस करेंगे और बातचीत का अगला दौर तब तक शुरू नहीं होगा जब तक इसमें से आधी रकम यानी $12 बिलियन रिलीज नहीं किए जाते। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने यह भी दावा किया कि डील के तहत अमेरिका ईरान के लिए $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन प्लान डेवलप करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रैफिक ईरान के कंट्रोल में होगा। ईरान को न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार होगा। अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा। यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस हटवाने में अमेरिका ईरान की मदद करेगा। अब इनमें से कौन कौन सी शर्तें डील का हिस्सा होंगी, किस किस पर बात हो गई है, ये अभी क्लियर नहीं है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। दूसरी मुश्किल यह कि इजराइल में भी ईरान अमेरिका के डील का विरोध हो रहा है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि उनका देश ये डील मानने के लिए बाध्य नहीं है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने कहा कि इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है। इजराइल अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए लेबनान में मिलिट्री मिशन जारी रखेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात डोनाल्ड ट्रंप को बता दी है। इसलिए डील के ऐलान से ठीक पहले इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर जबरदस्त हमले किए थे, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार की चेतावनी दी थी। ईरान ने अपनी मिसाइल्स लोड भी कर ली थी। तभी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने दखल दिया, इजराइल को तुरंत बेरूत पर हमले रोकने को कहा। प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पब्लिकली ईरान से इजराइल पर पलटवार न करने की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। यूएस ईरान की डील हो जाएगी, ट्रंप अपनी जीत का ऐलान भी कर देंगे, लेकिन सवाल है कि इजराइल का क्या होगा। संडे को इजराइल के सबसे बड़े न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनाई थी बैड डील। असल में ईरान के खिलाफ जंग इजराइल के कहने पर शुरू हुई थी। ट्रंप ने डील के नेगोशिएशन से नेतन्याहू को बाहर रख दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होगी, पर इसमें इजराइल को क्या मिला, इजराइल का क्या फायदा हुआ। इजराइल की मेन डिमांड तो यह थी कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और प्रॉक्सी फोर्सेस को मिलने वाली सपोर्ट खत्म की जाए। इजराइल चाहता है कि तेहरान से हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को मिलने वाला सपोर्ट बंद हो जाए, उसकी गारंटी मिले, लेकिन इसका तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। इजराइल में चुनाव होने वाले हैं, विरोधी दलों के लीडर नेतन्याहू पर अटैक करेंगे, उन्हें ट्रंप का गुलाम कहेंगे, इसीलिए नेतन्याहू को कुछ तो करना पड़ेगा। अब इजराइल के एक्सपर्ट्स को लगता है कि यह डील कामयाब होने के लिए इजराइल की सहमति जरूरी है, और उन्हें लगता है कि पिक्चर भी बाकी है। अब बात चढ़ावे में चोरी की। अयोध्या में राम मंदिर के दान पात्र में चोरी की चर्चा तो कई दिन से हो रही है, लेकिन आज औपचारिक तौर पर इसकी जांच शुरू हो गई और बहुत सारी डिटेल सामने आई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आज अयोध्या पहुंची। एसआईटी को लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत लीड कर रहे हैं। लखनऊ रेंज के आईजी किरण और फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी नील रतन इस एसआईटी के मेंबर्स हैं। अयोध्या रवाना होने से पहले टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। योगी ने अफसरों से कहा कि इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उसकी हकीकत सामने आनी चाहिए। अब एसआईटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज एसआईटी ने गोपाल राव से पूछताछ की। गोपाल राव पर इस मामले में सीरियस आरोप है। एसआईटी
रंग मंदिर ट्रस्ट के मेंबर से भी पूछताछ की जाएगी, चढ़ावे की गिनती के प्रोसेस को समझेगी, जो लोग गिनती में शामिल होते हैं, चढ़ावे की रकम को बैंक में जमा कराते हैं, उन सब से पूछताछ होगी। हालांकि आज ये पता लगा कि चढ़ावे में चोरी तो हुई है, अब सिर्फ ये पता लगाना है कि कितनी चोरी हुई। भगवान के मंदिर में हुए पाप में कौन कौन शामिल था और इसकी जानकारी ट्रस्ट के मेंबर्स को थी या नहीं। एसआईटी 15 दिन में जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंच गया है। हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। कुछ वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने भी कहा कि जो बातें हो रही हैं वो गंभीर हैं, ये लोगों की आस्था का सवाल है, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा सरकार ने जांच शुरू तो कर दी है और जो भी सच है उसका पता सबको लगेगा, क्योंकि सरकार कुछ छुपाना नहीं चाहती। अगर किसी ने गड़बड़ की है तो सख्त से सख्त एक्शन भी होगा। नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो इसके लिए पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग ये समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। तो ये एक टीम एफर्ट है और एक तरीके से इस मंदिर में एक मोड़ जो क्रॉस रोड था वो आया। उस क्रॉस रोड को अब हम पार करके आगे का भविष्य देख रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हैं। उनका रोल मंदिर निर्माण के कामों को सुपरवाइज करना है। वो पिछले 3 दिन से अयोध्या में है। मंदिर निर्माण का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। अब मंदिर के पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी 15 जुलाई तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपने की तैयारी हो रही है। लेकिन इससे पहले मंदिर के चढ़ावे में चोरी की खबर आ गई। रामलला की पूजा अर्चना, मंदिर में चढ़ावे की गिनती, चढ़ावे की रकम को बैंक तक पहुंचाने और भक्तों के दर्शनों की व्यवस्था की जिम्मेदारी पहले से ट्रस्ट के पास है और गड़बड़ी इन्हीं सारे कामों में हुई। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक चढ़ावे में चोरी का शक तो काफी पहले जताया गया था, क्योंकि इस प्रोसेस में जो लोग शामिल थे उनकी संपत्ति अचानक बढ़ गई। जो पहले ऑटो रिक्शा चलाता था वो अचानक करोड़पति हो गया। जो मेडिकल स्टोर चलाता था उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवा ली। लेकिन ऐसी सारी शिकायतों पर ट्रस्ट के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं कि आखिर रामलला के मंदिर में चढ़ावे की गिनती का सिस्टम क्या है। राम मंदिर में कुल 6 दान पात्र लगे हैं। मंदिर आने वाले लाखों भक्त इन दान पात्रों में चढ़ावा डालते हैं। रोज शाम को दान पात्र खोले जाते हैं। रकम की गिनती होती है। इसमें 3 तरह के कर्मचारी काम करते हैं। ट्रस्ट ने प्राइवेट एजेंसी के जरिए कुछ लोगों को हायर किया है। इनका काम नोटों की छटनी करना और बंडल बनाना है। इस प्रोसेस की निगरानी ट्रस्ट के कर्मचारी करते हैं। इसके अलावा एसबीआई का स्टाफ और टीसीएस की ऑडिट टीम भी इस काम में शामिल होती है। गिनती के बाद नोटों के बंडल मंदिर में ही बने एक लॉकर में रख दिए जाते हैं। अगले दिन सुबह इन्हें बैंक में जमा कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस की सीसीटीवी से निगरानी होती है। अब पता लगा कि ट्रस्ट के कुछ लोगों ने प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर इसी प्रोसेस में हेराफेरी की। ये लोग नोटों के बंडल में 100 से ज्यादा नोट रख देते थे।
अगर 500 के नोटों की गड्डी बनाई तो उसमें 100 के बजाय 150 नोट रखती है। यानी गिनती में जो रकम 50,000 रुपए दिखाई गई वो हकीकत में या तो 75,000 रुपए होती थी या इससे भी ज्यादा। इसके बाद लॉकर में रखने से पहले एक्स्ट्रा नोट गड्डियों से निकाल लिए जाते थे। अगले दिन जब बैंक में नोट जमा कराए जाते तो काउंटे में गड्डियां पूरी होती थी। इसी तरह चुपचाप यह खेल चलता रहा। पता तो यह भी लगा कि ट्रस्ट को इसकी जानकारी मिल गई थी। ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, अनऑफिशियली इसकी जांच शुरू की। इस प्रोसेस से जुड़े 4 लोगों से पूछताछ की। इसके बाद इन लोगों से 2 करोड़ रुपए की रकम रिकवर भी हुई। यानी पहले तो मामले को लोकल लेवल पर ही सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब बात बाहर निकल गई, सरकार ने सख्त रुख अपनाया तो ट्रस्ट ने चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की। अब योगी आदित्यनाथ ने इसकी जांच शुरू करवाई है। हैरानी की बात है कि जिस कर्मचारी ने चढ़ावे की चोरी की शिकायत सबसे पहले की थी उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब वो शख्स गायब है। मुझे बताया गया कि विसल ब्लोअर में अनिल शर्मा पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाया था। अनिल शर्मा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने भी इस मामले की तहकीकात की। विशाल प्रताप सिंह अयोध्या में अनिल मिश्रा के घर पहुंचे, लेकिन मिश्रा जी घर पे नहीं थे। इलाके के लोगों ने बताया कि अनिल मिश्रा होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रार थे, रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल स्टोर चला रहे थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त में अनिल मिश्रा की संपत्ति में चौंकाने वाला इजाफा हुआ। एक शानदार बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग में लिफ्ट समेत सभी मॉडर्न फैसिलिटीज लगाई गई। विशाल प्रताप सिंह ने परिवार वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई कैमरे पर आने को तैयार नहीं हुआ। अयोध्या के अमानीगंज इलाके में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप जो घर देख रहे हैं, जो आवास देख रहे हैं, ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा का ये आवास है अमानीगंज इलाके का। और इस घर को लेकर के भी इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन इंडिया टीवी ने जो तहकीकात की है उस तहकीकात में ये पाया गया है कि साल 2019 के बाद ये घर बनना शुरू हुआ है और इस घर में अनिल मिश्रा अपने 3 बेटों और 3 बहुओं के साथ रहते हैं। और घर में जो सबसे ज़्यादा चर्चा है, जो लोग कैमरे पे भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस घर में लिफ्ट लगाई गई है। और इस बात का जब इंडिया टीवी ने आकर के यहाँ मौके पर पड़ताल की तो पता ये चलता है कि लिफ्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर ज़रूर बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अंदर लिफ्ट नहीं लगाई गई है। जो जानकारी इंडिया टीवी के पास मिली है वो ये मिली है कि अनिल मिश्रा होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रार होकर के रिटायर हुए हैं। इसके बाद वो इलाके में ही पास में एक मेडिकल स्टोर भी चलाया करते थे। लेकिन जब राम मंदिर के ट्रस्टी के तौर पर उनको राम मंदिर का जो पूरा परिसर है वहाँ शामिल किया गया, उसके देखरेख में शामिल किया गया, उसके काम में शामिल किया गया, उसके बाद से अनिल मिश्रा ने उस मेडिकल स्टोर पर बैठना बंद कर दिया गया। उनके 3 बेटे हैं, तीनों कमाते हैं। बड़ा बेटा जर्मनी में नौकरी करता है, 2 बहुएं कमाती हैं। एक बहू डॉक्टर है, जबकि दूसरी बहू बताया जा रहा है कि जो टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, वो भी काम करती है। इस मामले में एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। रामशंकर यादव कुछ दिन पहले तक ऑटो चलाता था। कुछ साल पहले वो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर बना। इसके बाद ट्रस्ट के कामकाज में उसका दखल बढ़ता गया। पता यह लगा कि जो लोग चढ़ावे की रकम काउंट करते थे उन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी टिन्नू यादव की थी। लोगों का कहना है कि जब से टिन्नू यादव को यह काम मिला तब से उसकी प्रॉपर्टी में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी होने लगी। जो टिन्नू जी ऑटो चलाते थे वो महंगी महंगी एसयूवी से चलने लगे। टिन्नू ने दुर्गापुरी इलाके में अच्छा खासा घर बना लिया। उसमें फिलहाल हॉस्टल चलता है। इसके अलावा एयरपोर्ट के पास एक हॉस्टल और अयोध्या के कई रेस्टोरेंट्स में टिन्नू यादव की पार्टनरशिप की बात भी सामने आई है। इस समय हम अयोध्या के दुर्गापुरी कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय के सहयोगी
या ड्राइवर कहने वाले रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का घर मौजूद है। हालांकि इस घर में टिन्नू यादव फिलहाल अब नहीं रहता है और ये बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट हो गया है। लेकिन जो मकान है, जो आवास है, उसको आप देखिए, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और ये फ्लोर बताए जा रहे हैं बनवाए गए हैं, जिसमें लागत अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का ये घर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चंपत राय के सहयोगी या यूँ कहे जाने वाले कि जो ड्राइवर है उसके पास इतनी संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी भला कैसे आई कि उसने इस तरीके की एक आलीशान प्रॉपर्टी यहाँ पर बनाई है। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि फिलहाल इस प्रॉपर्टी में बच्चे यानी कि हॉस्टल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और जो किराया यहाँ से आता होगा निश्चित तौर पर उसका इस्तेमाल टिन्नू यादव करता होगा। आप देखिए कि जो आवास है उस पर बाकायदा रामशंकर यादव, ये टिन्नू यादव का ओरिजिनल नाम है, वो लिखा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद लिखा हुआ है और उसके बाद पूरी जानकारी दी गई है कि ये घर किसका है। जिस तरीके के गेट बनाए गए हैं, जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, जिस तरीके के सीक्चे लगाए गए हैं, जो बताता है कि मकान में अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। हमारी संवाददाता रुचि कुमार टिन्नू यादव के पुराने घर पर पहुंची। टिन्नू यादव तो वहां नहीं मिले। उनके पत्नी पूनम से रुचि की बात हुई। उन्होंने बताया कि टिन्नू चंपत राय के ड्राइवर थे। 1992 से उनके विश्वास पात्र रहे। राम जन्मभूमि का मुकदमा खत्म होने के बाद उन्हें मंदिर में नौकरी दे दी गई। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती। बहुत पहले ड्राइवर थे तो इनका काम सन 92 से ये जुड़े हैं। इनका काम देख कर, इनका विश्वास देख के आज से थोड़ी जुड़े हैं ये। तो इनको मतलब फिर आना जाना, फिर जब त्रिलोकीनाथ मुकदमा जन्मभूमि को देखते थे, जब वो अस्वस्थ हो गए, जाने में असमर्थ हो गए, तो इनको मुकदमा देखने के लिए लगाया गया। तो ये हमेशा जाते थे मुकदमा देखने। नहीं, मुकदमा फाइनल हुआ तो फिर इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया देख रेख में। इस पाप में शामिल लोगों में तीसरा नाम आया अनुकल्प मिश्रा का। अनुकल्प भी चढ़ावे की अकाउंटिंग से जुड़ा था। उसकी सैलरी करीब 30,000 रुपए थी, लेकिन वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। कुछ समय पहले ही अनुकल्प ने अयोध्या के कौशलपुर में एक आलीशान मकान खरीदा है, जिसकी कीमत 65 लाख रुपए बताई गई है। इसी दौरान अनुकल्प ने अपने पैतृक गांव बंसावा ईंट में भी एक फार्म हाउस बनवा लिया है। अनुकल्प के गांव के लोगों ने बताया कि उसके पास अचानक पैसा आया। उसने प्रॉपर्टी खरीदी, गाड़ियां खरीदी। अप्रैल में अनुकल्प ने गांव में भागवत कथा करवाई। उसमें भी 10 लाख से ज्यादा खर्च किए। कुछ सालों पहले इस प्रॉपर्टी को अनुकल्प मिश्रा ने लगभग 65 लाख रुपए में खरीदा है और फिलहाल अगर घर की बात कर लिया जाए तो घर में फिलहाल अभी कोई मौजूद नहीं है। काफी कोशिशों के बावजूद कोई भी घर से बाहर नहीं निकला है और अनुकल्प मिश्रा उस सूत्रधार के रूप में सामने आ रहा है जो दरअसल राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसको गिनने का, उसको कलेक्ट करने का, उसको सही जगह पहुंचाने के तौर पर जाना जाता है। और अनुकल्प मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि उसने ही अपने जीजा यानी कि लवकुश मिश्रा की जो नौकरी है वो अयोध्या के राम मंदिर परिसर में लगवाई थी। अनुकल्प मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि उसके फादर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिसकी सैलरी महज 18 से 20,000 रुपए हो, उसके पास इस तरीके का घर अयोध्या जैसे पौष इलाके में कैसे हो सकता है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अनुकल्प मिश्रा ने अपनी इन्हीं पैसों के दम पर पास में ही कहीं एक फार्म हाउस भी बनवाया है। चढ़ावे की चोरी में अनुकल्प के बहनोई लवकुश मिश्रा का भी नाम आया है। फगौली का रहने वाला लवकुश मिश्रा 5 महीने पहले कार मैकेनिक था। 5 महीने पहले अनुकल्प ने उसकी नौकरी लगवाई, उसे चढ़ावे के अकाउंटेंट से जोड़ा और इसके बाद से लवकुश के दिन भी बदल गए। पता लगा है कि लवकुश के घर से 10 से 12 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ये रकम गोबर के ढेर में छुपाई गई थी। लवकुश फिलहाल पुराने घर में ही रहता है, लेकिन फैजाबाद में उसका नया घर बन रहा है। जिस तरह से लवकुश मिश्रा का लाइफस्टाइल बदला, उससे इलाके के लोग हैरान हैं। लोगों ने बताया कि जो शख्स पहले लोगों से पैसे मांगता था, वो अब रोज हजारों रुपए उड़ा देता है। लेकिन जो सबसे गंभीर आरोप लगा है वो लगा है अयोध्या के फजौली गांव के लवकुश मिश्रा के ऊपर, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो राम मंदिर में मौजूद रहेगा और वहां पर जो दान आता है उस दान का चेक करेगा, कलेक्ट करेगा और उसके बाद आगे की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि लवकुश मिश्रा के घर से, जहां इस समय हम फजौली में मौजूद हैं, यहाँ पर पुलिस की टीम
राम मंदिर ट्रस्ट की टीम ने लगभग 10 से 12 लाख रुपए बरामद किए हैं और उसके बाद लवकुश मिश्रा को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी की जा रही है। पजौली गांव का ये लवकुश मिश्रा का आरोपी जो इस पूरे मामले में बताया जा रहा है उसका घर है। बताया ये भी जाता है कि जो अयोध्या जिले में फैजाबाद इलाका है, फैजाबाद इलाके में उसका एक घर भी बन रहा था और उसमें लाखों रुपए लगाए जा रहे थे। आप लवकुश की बहन हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश के लोगों को, दर्शकों को सच बताइए। सच के ये है कि जो अफवाहें फालतू के उड़ रहे हैं कि गोबर में पैसा पाया जाता है, लोग उसके वहाँ से नहीं 10 लाख बरामद हुए और राम मंदिर से कुछ लोग आए थे पैसा लेने, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भाई को सब लोग गांव वाले और सब और बाहरी लोग इनको फंसा रहे। हालांकि जैसे इस मामले की चर्चा शुरू हुई तो अयोध्या के कुछ साधु संत और दूसरे मंदिरों के ट्रस्ट भी मैदान में कूद पड़े। रामादल ट्रस्ट से जुड़े पंडित कल्की राम ने कहा, अभी तो शुरुआत है, जांच होने दीजिए, कई बड़े नाम भी सामने आएंगे। पंडित कल्की राम ने कहा कि जिस मंशा से ट्रस्ट बनाया गया था वैसा काम नहीं हो रहा, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। इसकी जानकारी उन्हें बहुत पहले से थी। मंदिर के मुख्य पुजारी स्वर्गीय सत्येंद्र दास ने भी उन्हें गड़बड़ी के बारे में बताया था। अनिल मिश्रा जी, ऐसे जितने भी लोग हैं और इनसे जुड़े जितने लोग हैं वो सब लिप्त हैं। अगर लिप्त नहीं है तो कैसे लोग कह रहे हैं? टिन्नू यादव किसका आदमी है? न मंदिर का वो कोई मेंबर है न कुछ। ये गोपाल कौन है जो आए हैं, जिसकी हमारे बजरंग दल के अध्यक्ष जी बात 2 बार कह चुके हैं, विनय कटियार जी। जो लोग कभी साइकिल जिनके पास नहीं थी, टूटी साइकिल, आज उनके पास डंपर है, हर महीने वो आ रही है, गाड़ियां आ रही। हमसे मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने जीवित रहते हुए जीवन के अंतिम चरणों में कुछ लोगों का नाम लिया था ट्रस्ट में। आज एक नाम बहुत चर्चा में आ रहा है, टिन्नू यादव का। यह नाम भी पुजारी जी ने लिया था कि ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं और इनको अपनी जीवन में ही इसको भोगना पड़ेगा। कल्कीराम तुम देखना, क्योंकि मैं पोशाक लेके गया था और वो अस्वस्थ चल रहे थे। हमने कहा ध्वजा लहरानी है, कहीं अब ध्वजा नहीं लहरा पाएगी क्योंकि अब ट्रस्ट अब मनमानी कर रहा है। इस मामले से समाजवादी पार्टी को एक अच्छा खासा इशू मिल गया है। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को समाजवादी पार्टी ने इशू बनाया है। आज अखिलेश यादव ने तंज कसा। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि प्रदेश में आईआईटी बननी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से एसआईटी बन रही है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि चढ़ावे में चोरी की बात तो अयोध्या का हर शख्स जानता है। 7 दिन से चर्चा हो रही है, लेकिन ट्रस्ट खामोश है, सरकार चुप है और कोई कुछ नहीं बता रहा। और एसआईटी भी सरकार ने बनाई है, इसलिए उन्हें एसआईटी पर भी भरोसा नहीं है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी, तभी सच सामने आएगा। आज बहुत दुखित मन से बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रभु श्री राम की मर्यादा खंडित हो रही। ये मामला राज्य का नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है और ये जांच एसआईटी से निष्पक्ष होने की संभावना कम है। स्वतंत्र जांच, निष्पक्ष जांच, किसी का दबाव ना हो, तो हमें अपने देश की न्यायपालिका पर, उच्चतम न्यायालय पर बड़ा भरोसा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से प्रभु श्री राम का मंदिर बन के तैयार हो गया है। तो मेरी तो मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं संज्ञान ले। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कहा ये मामला ट्रस्ट का है, ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। मोहसिन रजा ने कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी इस मामले में न बोले तो ही बेहतर है, क्योंकि उनका आस्था से कोई लेना देना नहीं है। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, आपको क्या परेशानी है? जो चीजें हैं हम साफ कर देंगे। ये वहां का अंतरिम मामला है, हुई है कि नहीं हुई ये तय करेंगे, जांच के बाद ये तो जांच के बाद तय होगा। लेकिन ये बताएं पहले कि गोली चली थी तो गोली श्रद्धालुओं पर किसने चलवाई थी? आप ही के पार्टी के मुखिया ने चलवाई थी ना, तो वो पीड़ा खत्म हो जाएगी। हमने कम से कम उन श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए, पूरे देश की आस्था का सम्मान करते हुए भव्य राम मंदिर का निर्माण करा दिया ना। हैरानी की बात यह कि राम मंदिर में चढ़ावे की काउंटिंग के प्रोसेस को सीक्रेट रखा गया।
न इसके सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाते हैं, ना ही आम लोग इस प्रोसेस को देख सकते हैं। चढ़ावे की काउंटिंग रोज होती है, लेकिन इसकी जानकारी पब्लिक को नहीं दी जाती। और हर जगह ऐसा नहीं है। कई मंदिरों में चढ़ावे का ऑडिट सरकार कराती है, लेकिन राम मंदिर में यह काम प्राइवेट फर्म टाटा कंसल्टेंसी को दिया गया है। देश के बहुत से मंदिरों में रोज करोड़ों का चढ़ावा आता है, लेकिन कभी चढ़ावे में चोरी के आरोप नहीं लगे। इन मंदिरों में चढ़ावे की काउंटिंग का क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है, ये मैंने समझने की कोशिश की, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर में इस साल 337 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। यहां हर महीने चतुर्दशी को चढ़ावे की काउंटिंग होती है। इसमें 100 से 150 कर्मचारी लगते हैं। सीसीटीवी कैमरों से इसकी मॉनिटरिंग होती है। गिनती के दौरान रोजाना चढ़ावे की काउंटिंग सार्वजनिक की जाती है। इस मंदिर में भक्तों के सामने ही काउंटिंग होती है। इसमें राजस्थान सरकार के अफसर और बैंक स्टाफ भी शामिल होते हैं। सीसीटीवी से निगरानी भी होती है, इसलिए गड़बड़ी की गुंजाइश बहुत कम है। शिरडी में हफ्ते में 2 बार, मंगलवार और शुक्रवार को चढ़ावे की गिनती होती है। इसमें अकाउंट डिपार्टमेंट के प्रमुख, चैरिटी कमिश्नर और बैंक के अधिकारी शामिल होते हैं। हर दान पेटी को 5 लोगों के सामने खोला जाता है। काउंटिंग में 100 कर्मचारी और 20 कैश काउंटिंग मशीनें लगती हैं। जो कर्मचारी गिनती में शामिल होते हैं, उनकी आते और जाते वक्त जांच की जाती है। उन्हें बिना कॉलर और बिना जेब वाले कपड़े पहनने होते हैं। पूरे प्रोसेस की मॉनिटरिंग 6 सीसीटीवी कैमरा से की जाती है। सोना चांदी और हीरे की जांच के लिए जौहरी बुलाए जाते हैं। गिनती के बाद जो रकम मिलती है उसे सिक्योरिटी वैन के साथ बैंक भेज दिया जाता है। तिरुपति बालाजी, इस मंदिर में हर रोज 2.5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच चढ़ावा आता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने चढ़ावे की गिनती के लिए खास तौर से अलग स्टाफ अपॉइंट किया है। सिक्कों की गिनती और उन्हें अलग करने के लिए वॉलंटियर्स की मदद ली जाती है। दान हुंडी को रोजाना पर कामड़ी बिल्डिंग में ले जाया जाता है। पुलिस और वॉलंटियर्स की मौजूदगी में इन्हें खोला जाता है। पूरी जिम्मेदारी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की विजिलेंस और सिक्योरिटी विंग संभालती है। इसके चीफ आईपीएस रैंक के अफसर होते हैं। जो लोग चढ़ावे की गिनती करते हैं वो धोती के अलावा और कोई कपड़ा पहन ही नहीं सकते। सिक्कों की गिनती करने वाले वॉलंटियर्स की भी कम से कम 3-4 बार फ्रिस्किंग होती है। हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे से पूरे प्रोसेस की निगरानी की जाती है। जिन लोगों ने राम मंदिर में चढ़ावे की धनराशि चोरी की है, उन्होंने महापाप किया है। उन्होंने प्रभु राम के करोड़ों भक्तों की श्रद्धा को चोट पहुंचाई है। लोगों की आस्था का अपमान किया है। ये लोग पकड़े जाएंगे, इसमें मुझे शक नहीं है। इतने सबूत हैं कि ये पापी बच नहीं पाएंगे। लेकिन उन लोगों का भी कसूर कम नहीं है जो ट्रस्ट को चलाते हैं। ये कैसे महारथी है जिन्हें चोरी का पता ही नहीं चला। उनके अपने करीबी लोगों ने मकान बना लिए, प्रॉपर्टी खरीद ली और राम मंदिर के मैनेजमेंट को कानो कान खबर ही नहीं हुई। और जब पता चला तो मामले को रफा दफा करने की कोशिश हुई। अगर तिरुपति में, शिरडी में, सावलिया सेठ मंदिर में करोड़ों के चढ़ावे की मॉनिटरिंग हो सकती है, तो राम मंदिर में यह व्यवस्था क्यों नहीं की गई? मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि से जुड़े जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी इस ट्रस्ट में काम करते हैं, वो भी इस पाप के भागीदार हैं, गुनहगार हैं। उनके पास प्रशासनिक क्षमता और दूरदृष्टि की कमी है। रामलला के मंदिर की जिम्मेदारी ऐसे लापरवाह लोगों के पास नहीं छोड़ी जानी चाहिए। अब सियासत की खबरों का रुख कर लेते हैं। बंगाल में आज कई डेवलपमेंट हुए। ममता बनर्जी की पार्टी के 20 सांसदों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर लिया है। इस पार्टी का नाम कल तक कोई नहीं जानता था। इस पार्टी का कोई विधायक नहीं है, कोई एमपी नहीं है, लेकिन 24 घंटे में यह पार्टी लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आज पता लगा कि तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के सांसदों के नेता काकोली घोष एनसीपीआई की नई अध्यक्ष होंगी।
चुनाव आयोग को आज इसकी जानकारी दे दी गई। एनसीपीआई के प्रेसिडेंट शिवली कुंडू ने 31 मई को ही इस्तीफा दे दिया था। अब सारी कानूनी अड़चनें दूर हो गई हैं, दिल्ली में ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, इसलिए ममता बनर्जी से अलग हुए पार्टी के सारे सांसद वापस बंगाल लौट गए हैं। सब अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। चूंकि तृणमूल कांग्रेस के नेता बागियों को गद्दार कह रहे हैं, सांसदों पर क्षेत्र के लोगों को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। आज बोलपुर से सांसद असित कुमार बल ने कहा उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए ही तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ा। अब केंद्र और राज्य दोनों ही जगह बीजेपी की सरकारें हैं, इसका फायदा बंगाल को मिलेगा। उन्नयन के बारे में ये दुखी की बात है। जो 1 महीने के साथ एक सरकार 15 साल तक जो सरकार चला है वो 1 महीना से सब खत्म हो जा रहा है। ये दुखी की बात है। हमारा साथ है उन्नयन के लिए, देश के एवं राज्यों के लिए। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद अब पुराने राज खोल रहे हैं। बांकुरा से सांसद अरूप चक्रवर्ती ने आज खुलासा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में ममता के पैर में जो चोट लगी थी वो गिरने से ही नहीं लगी थी, ममता को घर में धक्का दिया गया था। अरूप चक्रवर्ती ने अभिषेक बनर्जी पर ममता बनर्जी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ साल में अभिषेक बनर्जी ही पार्टी चला रहे हैं, वो ममता की इज्जत भी नहीं करते। बंगाल की जनता भी इस बात को जानती थी, इसलिए तृणमूल कांग्रेस को चुनाव में सबक सिखाया। ममता बनर्जी को खुशी से काम करने तो नहीं दिया ना। उसका परिवार का जो प्रेशर था, उनका ऊपर प्रेशर था, उनका ऊपर चढ़ाव होता था। रात में उनको गिरा दिया था, चोट भी लगा था, कितना बहुत कांड हो गया था। तो फैमिली प्रेशर में उनको मारा पीटा भी जाता था। अरे घर में तो ही था। अरे भाई उसका घर का खबर गांव में आता था। अच्छा। ऐसा ऐसा हो रहा है, तोड़ रहा है कवाड़ी, कोई बहू जाता है, कोई घर का आदमी जाता है, उसको सीना टूटता है। अपोजिशन लीडर लोग नहीं बोलता था क्या गिरने गया तो दीदी चोट तो नहीं लगा, क्यों बोलता था। बहुत कुछ हुआ है। ममता को तो पागल कर दिया था। वो तो काम करने का न्यूट्रली मौका नहीं मिला। कौन करता था? सब अपना सब परिवार में होता था, अपना घर में होता था, अपना परिवार में होता था। जिम्मेदारी तो दीदी ने अभिषेक को दी हुई थी। भाई दिए हुए तो इसीलिए तो बर्बाद हो गया पार्टी। हालांकि बात आरोपों प्रत्यारोपों से आगे बढ़ चुकी है। अब ममता की पार्टी के 20 सांसद एक नई पार्टी के मेंबर हो गए हैं। हर कोई इस पार्टी के बारे में जानना चाहता है। नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया 2022 में बनी, बंगाल में रजिस्टर्ड है। पार्टी का चुनाव चिन्ह 7 किरणों वाली पेन की निब है। हालांकि बंगाल में इस पार्टी ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। त्रिपुरा के इलेक्शन में 7 उम्मीदवार खड़े किए थे, 3 का नॉमिनेशन रद्द हो गया था। 4 उम्मीदवार चुनाव लड़े और सबको कुल मिलाकर 822 वोट ही मिल पाए। इस पार्टी के फेसबुक पर कल तक सिर्फ 500 फॉलोअर्स थे, जो पिछले 24 घंटे में बढ़कर 2500 हो गए। लेकिन अब एनसीपीआई को राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद इस पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया सांसदों की संख्या हिसाब से लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसके आगे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके हैं। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को भी पीछे छोड़ दिया है। ये एनडीए में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बनने वाली है। अब तक शिवली कुंडू एनसीपीए के अध्यक्ष थी, लेकिन अब काकोली घोष इसकी प्रेसिडेंट होंगी। शिवली कुंडू ने कहा कि वो कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी बिजी हैं, इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मैं पर्सनल काम में बहुत बिजी हूँ। मेरा पर्सनल रीजन से मैं इसको रिजाइन किया था। मेरा पर्सनल जो मैं हाईकोर्ट का एडवोकेट हूँ, मैं लीगल प्रैक्टिस करती हूँ, ये मेरा पर्सनल वर्क है। मैं कुछ सोशल वर्क करती हूँ, बहुत सारा काम मेरा होता है। महिला लोगों के साथ मैं बहुत काम करती हूँ, महिला लोगों के साथ काम करना मैं पसंद भी करती हूँ। तो ये सब सोशल वर्क की वजह से और पर्सनल काम की वजह से मैंने रिजाइन कर दिया। बड़ी पार्टी है, जबकि इलेक्शन के बाद कुछ 20 सांसद जो है वो अच्छा है, बड़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने अपना अलग गुट बनाया था,
उस दिन ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा था कि कानून के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के सांसद कोई नया गुट बना ही नहीं सकते, या तो उन्हें बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा या फिर उनकी मेंबरशिप जाएगी। लेकिन अब ममता की पार्टी के सांसदों ने वो पैंतरा अपनाया जिसकी कल्पना ममता बनर्जी ने सपने में भी नहीं की थी। इससे तृणमूल कांग्रेस के नेता हैरान हैं। आज कुणाल घोष ने कहा यह सब बीजेपी का खेल है, जनता सब देख रही है। असली पॉइंट ऐसा है, भाजपा उनको नहीं लिया, दरवाजा बंद। ऐसे मेहमान है, आइए लेकिन अंदर मत, दूसरे किराया का घर दे देता हूं वहां पर रहिए। तो ऐसे इसका कोई प्रेस्टीज ही नहीं है। भाजपा उन लोगों को साथ मीटिंग किया, लेकिन अंदर अगर मर्जर का क्वेश्चन है तो भाजपा क्यों नहीं लिया? अगर मर्जर का क्वेश्चन है, भाजपा क्यों नहीं उनको वेलकम किया? तो इससे पता चलते हैं कि उनका कोई अभी उनका प्रेस्टीज भी नहीं है कि बात कर रहा है इसके साथ, भाजपा के साथ, और जा रहा है दूसरे किसी पार्टी में। कौन उसका तरफ से बात किया? बात तो हो रहे थे इन लोगों का साथ भाजपा का, तो वहां पर तो एनसीपीआई का कोई नहीं था। वो लोग बोला हम जन कर रहा है। अरे कौन आपको लिया? कोई फ्लैग भी नहीं दिया। तो ये तो सब ये फर्स्ट पार्टी के साथ सेकेंड पार्टी का मीटिंग हो रहा है या थर्ड पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसा महल अभी ये एकदम डेमोक्रेसी के लिए ये जो है पूरा शेम है। कुणाल घोष कह रहे थे कि जनता सब देख रही है, और वाकई में जनता सब देख रही है। इसका टेस्ट उन्हें तुरंत मिल गया। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, वापस घूमे, उसी वक्त उन्हें जनता के मूड का अंदाजा हो गया। आज ममता बनर्जी के घर के सामने कुणाल घोष पर भी अंडों से हमला हुआ। पास खड़े एक नौजवान ने कुणाल घोष पर अंडा फेंका और अंडा सीधा कुणाल घोष के चेहरे पर लगा। पब्लिक के इस गुस्से के कारण अब तृणमूल कांग्रेस के जो बचे खुचे नेता हैं वो भी ममता का साथ छोड़ रहे हैं। पिछले 30 साल से ममता के सबसे करीबी फिरहाद हाकिम ने भी आज संकेत दिए कि उनका रास्ता भी अलग हो गया। कोलकाता में 21 जून को योगा डे पर बड़ा कार्यक्रम होगा। इससे पहले पूरे कोलकाता में सफाई अभियान चलेगा। फिरहाद हाकिम ने कहा कि कोलकाता के विकास के लिए सभी के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। हम लोग हर समय ये कहते हैं जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर लोगों के लिए काम करना है, डेवलपमेंट करना है। वो डेवलपमेंट का बात किए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग सब मिलकर डेवलपमेंट के साथ ही रहेंगे तो बंगाल के कलकत्ता की उन्नति जरूर होगी। आप भी यहाँ पे मेयर थे दादा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बहुत अनुभव भी है। क्या लगता है कि आप इस नई सरकार के साथ उसके साथ मिलकर शेयर करेंगे? कुछ चीज़ें हैं दादा, मेरे ख्याल से देखा जाए वक्त बोलेगा, मगर हम लोग सब साथ हैं, डेवलपमेंट के साथ 100% है। 20 एमपीज़ कल एनसीपीआई पार्टी वो लेके हम बात नहीं करेंगे। फिरहाद हाकिम कोलकाता के मेयर का पद छोड़ चुके हैं। उन्होंने 2 हफ्ते पहले इस्तीफा दिया था, लेकिन आज नगर निगम के कार्यक्रम में गए। वो जिस प्रोग्राम में गए उसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी थे, तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के विधायक भी थे। इसके बाद फिरहाद हाकिम ने बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हृदव्रत बैनर्जी से भी मुलाकात की। हृदव्रत ने कहा कि फिरहाद हाकिम के साथ उनके पुराने ताल्लुकात हैं और पुराने रिश्ते हमेशा रंग दिखाते हैं। बॉबीदा के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुकात है। मैं जिस साल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किया था 1998 में, तब से बॉबीदा से मेरा जान पहचान है। तो बॉबीदा मेरा अभिभावक जैसे हैं, आगे भी आए थे, आज भी आए थे। बात हो रहा था, मैं पूरा बात में नहीं रह पाया, कुछ देर था, मगर और कोई मेरा काम था, तो बॉबीदा आते रहते हैं, आज भी आए हैं। टीएमसी के एमपीज ममता का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो गए। इसका एक मतलब यह लगाया गया कि इन एमपीज को 5-5 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया। ये कहा भी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने। और ऐसी बातों के कोई सबूत तो नहीं होते हैं, आमतौर पर इन्हें सच मान लिया जाता है। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि न किसी ने पैसा मांगा, न किसी ने पैसा दिया।
जो लोग इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं उनसे मुझे पता चला कि बंगाल के एमपीज ने रुपए पैसे की कोई डिमांड नहीं की। उनकी डिमांड तो यह थी कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट की गारंटी दी जाए, वहां पैसा खर्च किया जाए। ममता के शासनकाल में एमपीज के केंद्रीय मंत्रियों से मिलने पर पाबंदी थी, एमपीज के बोलने पर भी रोक थी। अभिषेक बैनर्जी पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता थे, पर पिछले कई साल से उन्होंने एमपी से मिलना जुलना बंद कर दिया था। ज्यादातर फैसले आईपैक वाले किया करते थे, वही पार्टी के फ्रंट बने हुए थे, अभिषेक बैनर्जी के फेवरेट थे। इन एमपीज के लिए टीएमसी छोड़ने की इतनी वजह काफी थी। शुभेंदु अधिकारी इस दर्द को समझते हैं। उन्होंने टीएमसी के इन एमपीज को डेवलपमेंट के लिए होने वाली मीटिंग्स में बुलाना शुरू किया, एमपीज को खुलकर बोलने की आजादी दी, उनके क्षेत्र में काम करने के लिए फंड कमिट कर दिया। इसलिए बिना खर्चे पानी के काम हो गया। लेकिन अब अभिषेक बैनर्जी की कानूनी मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। सीआईडी के बाद अब अभिषेक को ईडी के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। आज प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले के केस में ईडी ने अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ की। अभिषेक बैनर्जी सुबह करीब 11 बजे कोलकाता में ईडी के ऑफिस पहुंचे और 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक उनसे सवाल जवाब हुए। टीचर भर्ती घोटाले में लिप्स एंड बाउंड्स नाम की कंपनी का नाम सामने आया था। यह कंपनी अभिषेक बैनर्जी के परिवार की है। आरोप है कि इस कंपनी के जरिए टीचर भर्ती घोटाले का पैसा ठिकाने पर लगाया गया। इस मामले में अभिषेक बैनर्जी पहले भी 2 बार ईडी के सामने पेश हो चुके हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। पार्टी के सीनियर लीडर सौगत रॉय ने कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा ही बीजेपी का राजनीतिक स्टाइल है। कुछ नहीं, ये तो विंडिक्टिव काम है। अभिषेक पर वो प्रतिशोध लेने जा रहे हैं। 2 दिन एक के बाद एक सीआईडी हुआ, आज ईडी हुआ। लोगों को काम करने ही नहीं देगा, विरोधी नहीं रहेगा, यही उनका इच्छा है। यही बीजेपी का स्टाइल है। ये तो हैरेसमेंट है, विंडिक्टिव एटीट्यूड है, गलत है, ये रिवेंजफुल एक्शन है। हालांकि बंगाल संक्रांत में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही, बदले की भावना से कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन यह भी तय है कि जिसने बंगाल को लूटा है उसे लूट का माल लौटाना ही पड़ेगा। चोरी करना, सिंडिकेट चलाना, काटमानी लिया, ये तो नॉर्मल था। करप्शन करना ये तो नॉर्मल था। तो आज ये सब जवाब देना होगा, वेदर अभिषेक बैनर्जी, वेदर ममता बैनर्जी, वेदर अदर्स, जवाब देना पड़ेगा। जुडिशियरी तो है, देश में तो जुडिशियरी है। और 15 साल तो एक कौवा मरता था तो भी मुख्यमंत्री चले जाते सुप्रीम कोर्ट। तो अभी भी जुडिशियरी है। अभी गलत तरीका से अगर अभिषेक बैनर्जी को इंटरोगेशन किया जा रहा है तो जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। वो बड़ा बड़ा सब हमारा पैसा इस्तेमाल करके बड़ा बड़ा सब एडवोकेट लोगों को काम कराए थे। इतना साल तो हम लोग का पैसा ही यूटिलाइज किया। तो जाइए, आपका बोलने का जगह नहीं है अभिषेक बैनर्जी। आप जो किए हैं, हम तो बोलते हैं धृतराष्ट्र जैसे दुर्योधन के ऊपर एकदम इतना प्यार कि कौरव का ध्वंस हो गया। आज ममता बैनर्जी, आपका प्यार अभिषेक बैनर्जी का प्रति टीएमसी का ध्वंस का वजह है। अग्निमित्रा पॉल जो कह रही हैं वो ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। खुद को बंगाल का पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान अब लोगों से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। फलता में तृणमूल कांग्रेस के नेता जहांगीर खान को आज पुलिस ने सड़क पर घुमाया। जहांगीर खान को आज भी पुलिस फलता के बाजारों में, गलियों में लेकर गई, हाफ पैंट में परेड कराई। इस दौरान वो कान पकड़कर और हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगता भी दिखाई दिया। जिस जहांगीर खान की ममता सरकार में तूती बोलती थी, जिसके गुंडे हिंदुओं को वोट देने से रोकते थे, डराते थे, धमकाते थे, आज उसी जहांगीर खान को कमर में रस्सी बांधकर पुलिस सड़क पर घुमा रही है। न पांव में चप्पल, न चेहरे पर चमक। सरकार जाते ही सारा रौब गायब हो गया।
सिर्फ जहांगीर खान ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नेता भी जनता के गुस्से का सामना कर रहे हैं। ग्रीन सिटी करप्शन केस में गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वप्न नंदी को आज जब पुलिस कोर्ट लेकर जा रही थी तो स्थानीय लोगों ने उन पर अंडों की बरसात कर दी, चोर चोर के नारे लगाए। स्वप्न नंदी को केरलम से गिरफ्तार किया गया। कल रात में उन्हें केरल से बंगाल लाया गया। आज जब उन्हें हुगली की कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो उन पर अंडों से अटैक हुआ। पुलिस उन्हें राइट कंट्रोल गियर से बचाते हुए कोर्ट लेकर आई। स्वप्न नंदी पर करीब 7.25 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट के तहत 44 स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाने की योजना थी। आरोप है स्कूलों में सिर्फ 44 लाख रुपए का ही काम कराया, बाकी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। फर्जी बिल बनाकर सरकारी पैसे का गबन किया। बंगाल में हर जगह चोर चोर के नारे क्यों लगते हैं? पब्लिक इतनी नाराज क्यों है? लोग टीएमसी के नेताओं पर अंडे टमाटर क्यों फेंक रहे हैं? इसकी वजह है टीएमसी की गुंडागर्दी। आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ममता की सरकार के दौरान टीएमसी के गुंडों ने किस कदर आतंक मचाया। अब एक एक करके उसके सबूत सामने आ लगे हैं। एक बहुत ही चौंकाने वाला एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं पूरे सबूतों के साथ। चुनाव के समय में टीएमसी के गुंडों ने कैसे एक कैंडिडेट को डराया धमकाया, गायब कर दिया। जो लोग चुनाव चोरी का आरोप लगा रहे हैं उन्होंने कैसे एक उम्मीदवार को भगा दिया, उसके सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसी घटना जिसने अमित शाह को भी चौंका दिया था। अमित शाह को किस बात ने चौंकाया यह आपको बताऊं उससे पहले इस पूरे मामले का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। आपको संदेश खाली याद होगा। यहां टीएमसी के गुंडों ने महिलाओं के साथ जुल्म किया। इस इलाके में रेखा पात्रा माफिया के खिलाफ लड़ाई का सिंबल बन गई। रेखा को बीजेपी ने संदेश खाली से टिकट दे दिया। अब कहानी शुरू होती है। अमित शाह रेखा पात्रा के लिए कैंपेन करने संदेश खाली पहुंचे। वो मंच की तरफ जा रहे थे तो निशिकांत दुबे ने उन्हें रोका। अमित शाह से कहा थोड़ी देर रुक जाइए। निशिकांत ने बताया कि जिसके लिए आप कैंपेन करने आए हैं वो कैंडिडेट गायब है। रेखा पात्रा का काफी देर से कोई अता पता नहीं है। अमित शाह ने कहा पब्लिक सामने है, मैं तो भाषण दूंगा। उन्होंने निशिकांत से रेखा का मोबाइल नंबर मांगा और मंच पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद अमित शाह ने स्पीच रोकी और निशिकांत दुबे को बुलाया और कहा खबर आ गई है, वो 300-400 मीटर के दायरे में है, उसको लेकर आओ। निशिकांत लेकर आओ तुम, निशिकांत लेकर आओ तुम। अमित शाह ने न जाने कब रेखा का मोबाइल नंबर किसी को दे दिया था और मिनटों में रेखा पात्रा की लोकेशन पकड़ ली। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे रेखा पात्रा वहां स्टेज पर आ गई। मंच पर जाकर रेखा पात्रा ने अपनी डिमांड अमित शाह के सामने रखी। भाई रेखा दीदी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। सर आप उनके सामने तो अच्छा हुआ। क्या बोल रहे हैं? क्या देखिए नलवाज को लोगों की क्या डिमांड है और मैं समझ गया, मैं बोल सकता। अभी मुझे दीदी ने दिया है हसनाबाद से शमशेर नगर तक रेलवे लाइन बनाने का कागज दिया है। अरे कागज से ही खुश हो? सिर्फ कागज से? आप दीदी को जिता दो, हम 5 तारीख के बाद तुरंत रेलवे लाइन का काम चालू करा देंगे। इस पूरे मामले का क्लाइमैक्स अब आता है। अमित शाह को अब अपनी कैंडिडेट रेखा पात्रा को जनता के सामने इंट्रोड्यूस करना था। उन्होंने एक बार फिर निशिकांत को बुलाया और पूछा भाई जिसे तुम लेकर आए हो वाकई में रेखा पात्रा ही है ना, कंफर्म्ड है? निशिकांत ने गारंटी दी। तब अमित शाह ने इंट्रोड्यूस कराया और ये सारी की सारी बात कैमरे पर है।
निशिकांत पहचान दो तुम। भाइयों बहनों, इतने सारे दीदी लोग बैठे हैं, मुझे बताओ संदेश खाली का अन्याय सहन कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? अब सवाल है कि रेखा पात्रा कहां गायब हो गई थी। पता चला अमित शाह की पब्लिक मीटिंग से पहले टीएमसी के गुंडों ने रेखा पात्रा को अपने कब्जे में ले लिया था। उन्हें पास के ही एक मकान में बंद करके रखा था। अमित शाह ने लोकेट करवाया, निशिकांत सिक्योरिटी के साथ वहां गए, कैंडिडेट को स्टेज पर हाजिर किया। इस पूरे मामले में अमित शाह एकदम कूल रहे। उनके चेहरे पर इस बात की चिंता कभी दिखाई नहीं दी कि कैंडिडेट गायब है। ये स्टोरी, ये सबूत, ये वीडियो प्रमाणित करता है कि टीएमसी के गुंडों ने किस कदर आतंक मचाया हुआ था और इस आतंक से लड़ने के लिए अमित शाह ने क्या क्या किया। ये केस तो कैमरे पर है, न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं जो कहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तृणमूल कांग्रेस के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी टूट सकती है, इसके आसार हैं। पता लगा कि उद्धव की पार्टी के 9 में से 7 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि उद्धव की पार्टी तोड़ने के लिए एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर चला रहे हैं। इस ऑपरेशन की कमान शिंदे ने अपनी पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव और एमएलसी कृपाल तुमाने को दी है। आज उद्धव की पार्टी के सांसद संजय देशमुख की मुलाकात दिल्ली में प्रताप जाधव से हुई। संजय देशमुख के साथ एक और सांसद नागेश आष्टीकर भी अप्रैल में दिल्ली में प्रताप जाधव की डिनर पार्टी में दिखाई दिए थे। इसलिए महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा काफी तेज है। उद्धव ठाकरे भी परेशान हैं। उद्धव ने कल अपनी पार्टी के सभी 9 सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन मीटिंग में 9 में से सिर्फ 4 एमपीज अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय दीना पाटिल और राजावो वाजे पहुंचे। बाकी के 5 सांसद वर्चुअली इस मीटिंग से जुड़े। मीटिंग के बाद संजय राउत ने कहा कि संजय देशमुख अपनी बेटी की शादी की वजह से मीटिंग में नहीं आए, लेकिन संजय देशमुख आज दिल्ली पहुंच गए। अपनी पार्टी के एक और सांसद नागेश आष्टीकर के बारे में संजय राउत ने दावा किया था कि वो अपने बेटे के एमएलसी चुनाव में बिजी थे। 2 सांसद भाऊसाहब वाकचोरे और ओम राजे निबालकर के फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल में, इसलिए वो उद्धव की मीटिंग में मुंबई नहीं आ पाए। आज आदित्य ठाकरे ने कहा कि सारे सांसद पार्टी के साथ हैं, लोगों को बेकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उपस्थित थे सारे, आप अफवाह में ना जाए, मीडिया पे भरोसा मत कीजिए। लेकिन शिंदे की शिवसेना के एमएलसी कृपाल तुमाने ने थोड़ी खुलकर बात की। तुमाने ने कहा कि जैसे किसी ऑपरेशन से पहले डॉक्टर मरीज के हेल्थ का पूरा चेकअप करता है, उसी तरह ऑपरेशन टाइगर से पहले सारी जांच हो रही है। ये ऑपरेशन जरूर होगा और कामयाब होगा। जो है हमारा ऑपरेशन टाइगर है और बहुत जल्दी आपको सक्सेस हुआ चलेगा, अब दिखेगा। अभी अगर आप देखोगे तो जो ऑपरेशन के पहले अगर अपन आदमी का ऑपरेशन करते हैं तो सारे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती, सारे इन्वेस्टिगेशन पूरे हो गए। अभी केवल डॉक्टर्स की डेट मिल गई कि उस दिन ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन कल तो उद्धव ठाकरे जी ने अपने पार्टी के सांसदों को के साथ संवाद भी साधा है। आज संवाद साधा, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर 5 सांसद नदारद रहे जो आए थे, उसमें से भी 2 सांसद जो हमारे साथ संपर्क में, वो उसमें से 2 सांसद वहाँ थे, तो एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए गए थे। लेकिन असलियत है कि वह बहुत जल्द हमारे साथ आ जाएंगे। कब तक, कितने दिन माना जाए? बहुत हो गया, 15 दिन के अंदर, 8 से 15 दिन, जल्द से जल्द हुआ आपको दिखेगा। क्या सिर्फ सांसद ही संपर्क में, कुछ विधायक भी संपर्क में? नहीं, वैसे तो उनके 20 में से 16 विधायक हमारे संपर्क में हैं और ये अभी सांसदों का होने के बाद में, मुंबई विधानसभा अधिवेशन के बाद में विधायकों का भी ऑपरेशन विधायक होगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट की खबरों से कांग्रेस भी परेशान है। नाना पटोले ने कहा कि कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर, ये सब विपक्ष को खत्म करने की साजिश है।
नाना पटोले ने कहा विपक्षी दलों में तोड़फोड़ करके बीजेपी लोकतंत्र का मजाक बना रही है। मुझे आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि जो नड्डा इनके अध्यक्ष थे बीजेपी के, उन्होंने कहा कि हम स्टेट पार्टियां सब खत्म कर देंगे और उसी आधार पर बीजेपी अपना मंसूबा पूरा कर रही है। तो डेमोक्रेसी को न मानने वाली जो बीजेपी है, उसकी वास्तविकता अब देश भर के सभी राजनीतिक दल जो है, जो स्टेट पार्टी है, उनके सामने आ रही है। अब बीजेपी के लिए और देश के लिए ये तोड़ाफोड़ी का जो राजनीति है, दबाव तंत्र का राजनीति है, हिटलरशाही की जो राजनीति बीजेपी ने लाई है, इसलिए वो सब चीज़ें अपने को देखने मिल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि देश की जनता की चिंता ज़्यादा है हमें, और जिस तरह से देश को, देश की संस्थाओं को बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है, उसके लिए हम सब लोगों ने अलर्ट होना चाहिए। ये भूमिका हमारी। लेकिन बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा वैसे तो उन्हें किसी ऑपरेशन की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर विपक्षी दलों के सांसद खुद अपनी पार्टी छोड़ें तो इसमें बीजेपी क्या कर सकती है। मुनगंटीवार ने कहा दूसरों को नसीहत देने के बजाय विरोधी पार्टियों को आत्मचिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि उनके सांसद एनडीए की तरफ क्यों भाग रहे हैं। मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि जो भी ऑपरेशन होता है बड़े गुप्तता के साथ होता है। अब आपके माध्यम से ये बात आप कह रहे हो, मगर इसमें अच्छी बात है। अगर टाइगर के साथ चले जाएंगे तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, देश हित में है। देखो, विभीषण रावण को छोड़ता है तो प्रभु राम की गलती नहीं है भाई साहब, वो रावण की समस्या है कि विभीषण जी क्यों गए। इसका आत्मचिंतन करो ना। आप प्रभु राम जी को गालियां दोगे, प्रभु राम जी के बारे में कहेंगे कि विभीषण को क्यों गया। तो भैया, अच्छे लोगों को साथ देना, जो अपने आप में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो देश हित में काम करना चाहते हैं, उनको साथ देना गलत है क्या। कई लोग कहते हैं कि टीएमसी इसलिए टूट गई कि ईडी सीबीआई का प्रेशर था, उद्धव सेना भी इसलिए टूट जाएगी। लेकिन ये बड़ा सुपरफिशियल एनालिसिस है। क्या शरद पवार, केजरीवाल, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ईडी सीबीआई से डर गए, टूट गए? कोई नहीं डरता। तो फिर शुभेंदु अधिकारी, एकनाथ शिंदे, अजित पवार भी क्यों डरते? याद करिए, शुभेंदु अधिकारी ने ममता का साथ तब छोड़ा जब ममता ने अभिषेक को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। टीएमसी में शुभेंदु के लिए कोई भविष्य नहीं बचा था। और यह सिर्फ टीएमसी की बात नहीं है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव को इसलिए छोड़ा कि उद्धव अपने बेटे आदित्य ठाकरे को आगे ले आए। हिम्मता ने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी कि तरुण गोगोई के बाद उनके बेटे गौरव गोगोई का नंबर लगा दिया गया था। कांग्रेस में रहकर हिम्मता का कोई भविष्य नहीं था। अजित पवार ने पूरी जिंदगी एनसीपी को खड़ा करने में लगा दी, पर चाचा ने अपनी बेटी सुप्रिया को पार्टी की कमान सौंपने का फैसला किया। इसलिए अजित पवार ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया था। सम्राट चौधरी को आरजेडी में अपना भविष्य दिखाई नहीं दिया, क्योंकि लालू ने अपने बाद पार्टी और सरकार हर जगह तेजस्वी यादव को प्रमोट किया। मोटी बात यह कि जहां परिवार पहले आ गया, वहां उम्मीदें खत्म होने लगी, वहां रिश्ते टूटे, बगावत हुई। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल नहीं हुआ, पर जो बड़े बड़े लीडर छोड़कर गए, उनको अपनी अपनी पार्टियों में आगे का रास्ता बंद दिखाई दिया। यह ज्यादा बड़ी बात थी। एकनाथ शिंदे अगर उद्धव का साथ नहीं छोड़ते तो क्या कभी मुख्यमंत्री बन पाते? बीजेपी ने हर ऐसे मौके का फायदा उठाया, यह बात तो ठीक है। शुभेंदु, हिमंता, सम्राट चौधरी सब बाहर से बीजेपी में आए, सबको चीफ मिनिस्टर बनाया, दूसरों के लिए उम्मीद जगाई, रास्ता बनाया। अब बचे खुचे लोग भी उसी दिशा में चल पड़े। वो एक गाना है ना, कोई किसी का नहीं, ये रिश्ते हैं, रिश्तों का क्या। अब उत्तर प्रदेश में भी चुनावी हलचल शुरू हो गई। हालांकि यूपी में चुनाव अगले साल होंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अभी से यूपी में डेरा डाल दिया है। ओवैसी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने बहराइच में रैली की, ऐलान किया कि बहराइच की मेटेरा विधानसभा सीट से शौकत अली उनकी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ओवैसी ने को नहीं मालूम है कि अब अखिलेश यादव उन्हें बीजेपी का एजेंट बताएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब यूपी के मुसलमान
समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस के लिए तैयार हैं, लेकिन गठबंधन तभी होगा जब बात बराबरी की होगी। हमारी भी कोशिश होगी कि दोबारा यहां पर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने, मगर याद रखिए, इस बात को याद रखिए कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम अक़लियत के कंधों पर रखी नहीं जा सकती है। अगर कोई बीजेपी को रोकना चाहता है, अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है, तो मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। हम यहाँ पर आ रहे हैं और फिर शुरू हो गए, बी टीम है। अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। आप मजलिस का साथ दीजिए, हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे फिरका परस्त आरएसएस की ताकतों के सामने। इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव जो ममता बनर्जी के 20 MP चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा, इनके इत्तेहाद से इनकी लीडरशिप पैदा होगी। यूपी में ओवैसी और अखिलेश की तकरार इंटरेस्टिंग होगी। जब अखिलेश कहेंगे कि ओवैसी वोट काटने के लिए आए हैं, बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं, तो ओवैसी याद दिलाएंगे कि महाराष्ट्र के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट वहाँ खड़ा किया था जो ओवैसी को उम्मीदवार था। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने वोट काटे, ओवैसी का कैंडिडेट हार गया और बीजेपी जीत गई। ओवैसी इसी तरह का तर्क बिहार के चुनाव के बारे में भी देते हैं। वो बंगाल में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के रिश्ते का भी मजाक आजकल उड़ा रहे हैं। अब बात योगी आदित्यनाथ की। आज ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट सर्विस शुरू हुई, तो योगी आदित्यनाथ ने पहली फ्लाइट के पैसेंजर्स बहुत खास बुलाए। जिन किसानों ने जेवर एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें सरकार को दी थी, योगी ने पहली फ्लाइट से ऐसे 172 किसानों को लखनऊ बुलाया। इनमें 28 महिलाएं भी थी और इनमें से ज्यादातर किसान पहली बार हवाई जहाज में बैठे थे। क्योंकि ये लोग एयरपोर्ट से उड़ने वाली पहली फ्लाइट में सफर कर रहे थे, तो महिलाओं ने फ्लाइट के अंदर मंगल गीत गाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था और सिर्फ 4.5 साल में एयरपोर्ट ऑपरेशन हो गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा करना आसान नहीं था। आज योगी ने जब लखनऊ में किसानों से बात की तो ये बताया कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में किस किस तरह की मुश्किलात सामने आई। योगी ने कहा कि 13,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना आसान काम नहीं था, लेकिन किसानों ने उन पर भरोसा किया और वो किसानों को गारंटी देते हैं कि उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे।
हमारी कैबिनेट ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया है। तो मैंने गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को एक समय सीमा दी कि भाई 100 डे के अंदर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। 100 दिन पूरे हुए, वहां कोई कार्रवाई नहीं प्रारंभ हो पाई थे। और याद करिए, तब मैं वहां गया था और मैंने वहां के अन्नदाता किसानों के साथ एक बैठक ली थी। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। सामने से मेरे सामने उत्तर आया कि हम जमीन नहीं देंगे। असमंजस की स्थिति थी। मैंने कहा हम लोग यहां पे विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम नहीं देंगे। मैंने कहा देखिए, आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं, यह एयरपोर्ट आपकी तकदीर को बदल देगा। आए हुए उन सभी बुजुर्गों से मैंने अनुरोध किया। मैंने कहा देखिए, विकास का मॉडल क्या होता है ये दिखाने का समय है। वक्त सबका आता है, बस कुछ बन जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। अवसर का जो लाभ लेता है, सटीक लाभ लेता है, इतिहास उसी का बनता है। और जो उस मौके को गंवा देता है, अवसर से वो बिखर जाता है, फिर कभी उसके सामने अवसर नहीं आता। और आपने उस समय मुझ पर विश्वास किया कि डबल इंजन की सरकार है, जो बोलती है वह करती भी है। जितना बोलती है उतना करके रहती है, उतना करती भी है। और आगे भी कभी भी आपको इस डबल इंजन सरकार से निराश और हताश नहीं होना पड़ेगा। अब मैं आपको सुनाता हूं कि किसानों ने योगी से क्या कहा। उनके अनुभव भी सुनने लायक हैं। किसानों ने कहा कि जमीन देने में डर तो उनको भी लग रहा था, लेकिन योगी के भरोसे से उनका डर निकल गया। किसानों ने कहा कि अब तक वो सिर्फ आसमान में उड़ते हवाई जहाज का वीडियो बनाते थे, लेकिन पहली बार योगी ने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में सफर करवा दिया। कुछ किसानों ने कहा पहले तो जेवर में दिन में भी निकलना मुश्किल था, दिन में भी लूटपाट हो जाती थी, बहू बेटियां घर से निकल नहीं पाती थी। लेकिन जिस तरह योगी ने गुंडों का इलाज किया, उसके कारण उन्होंने योगी पर भरोसा किया और अपनी जमीन दे दी। शुरू में जब दी थी, पहली फेज में जब जमीनें गई थी, तो बड़ा दुख हुआ था हमें। सच बता रहे हैं, वास्तव में मन बहुत अशांत हुआ था कि हम लोगों की जमीनें जा रही हैं, अब क्या होगा। लेकिन आज जब वहां से देखा है और किसानों को देखा मैंने, सब लोग खिड़की में से देख रहे हैं। कोई कह रहा है ये तुम्हारे खेत हैं, ये तुम्हारे खेत हैं। लेकिन आज वहां पे इतना विकास है, उसको देख के जो लोगों के चेहरे की जो खुशी है, उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है मुझे। ना जो आज एयरपोर्ट में गए हैं खुशी में, तो जहाज में बैठे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बैठे हैं। तो हमें इतनी खुशी हुई है। 35वें खेत, बहुत ही खुशी हुई है। 35वें खेत के नाम है, बहुत ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरक्की आबादी, बहुत ज्यादा तरक्की आबादी है। आज जिस टाइम हम सुबह 6-7 बजे हम एयरपोर्ट पे पहुंचे, परसों में मालूम पड़ गया कि हम वहां जाएंगे। हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे जो किसान यहाँ आए, 99% किसान ऐसे हैं जिन्होंने हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा है। आज जेवर को कोई नहीं जानता था। 2017 से पहले मैं एक घटना बताता हूँ आपको, 1 मिनट 2 मिनट सुनना मेरी। मेरा गांव जहांतपुर है। एक 50 साल की बुढ़िया औरत, विधवा, जेवर बैंक हुआ करती थी, बेचारी 7,000 रुपये निकाल के लाई पेंशन के। और उस दोपहरी का गर्मी पड़ रही थी सर, वो गांव में घुसते घुसते 2 बदमाश आए और मोटरसाइकिल से उस पैसे को छीन के चले गए। मैं गांव के पैसे, मैं झूठ बोला सच बोल रहा हूँ, 7,000 रुपये उससे छीन के चले गए। अब मैं बताता हूँ 2019 की बात, जिस टाइम मुआवजा बढ़ रहा था हमारे गांव में, तो हमारे गांव में एक बैंक थी सर। हमारे फतेह मोहम्मद है, मुसलमान अगला सीतर के, 75 साल की उम्र उनकी। तो वो बैंक तो उन्होंने रुपए निकाले करीब 20-25 लाख रुपया। वहाँ जो उनको क्या हुआ, 50,000 की, 1 लाख की 10 इनकी गड्डी मिल गई इनको। एक मतलब एक जो होती है सुबह की तौलिया,
उसमें गठरिया, वो बेचारे उन रुपये ने भर के नहीं आओ और बैंक की सिद्धि में बांध रहे, ऐसे बांध रहे, उन्होंने गठरिया बांध रहे। अरे मैं बोला क्या कर रहे हो तुम? और बांध के उन्होंने धलिया सिर पे अपनी पे, दिन के 12 बजे, 2019 की बात बता रहा हूँ, दिन के 12 बजे, और उन्होंने गठरिया में सिर रख ली। अरे मैं बोला तुम्हें कोई छीन ले जाओगे, बड्डे आदमी हो? अरे कैसे छीन ले जाओगे, बाबा को राज है। एयरपोर्ट के लिए किसानों की जमीन मुफ्त में नहीं ली गई, मार्केट रेट से ज्यादा मुआवजा दिया गया। पहले किसान जमीन देने में इसलिए कतराते थे क्योंकि मुआवजा टाइम पर नहीं मिलता था। जिस प्रोजेक्ट के लिए जमीन ली जाती थी वो कभी पूरा नहीं होता था, लेकिन योगी ने जमीन ली, मुआवजा किसानों के खातों में पहुंच गया। सिर्फ 4.5 साल में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाकर तैयार कर दिया और आज फ्लाइट ऑपरेशन भी शुरू हो गए। अभी लखनऊ, बेंगलुरु और अमृतसर के लिए फ्लाइट शुरू हुई हैं। आगे चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद जैसे 12 शहरों के लिए फ्लाइट चलाई जाएंगी। इसके बाद एयरपोर्ट के आसपास फिल्म सिटी बनाया जाएगा, फूड प्रोसेसिंग पार्क, सेमीकंडक्टर यूनिट, डेटा सेंटर स्थापित होगा। टॉय पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, आईटी इलेक्ट्रॉनिक सिटी और 5 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कैंपस बनेंगे। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सेंटर भी बनेगा। 200 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। यहां पर उन किसानों के बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए जमीन दी है। जब यहां इंडस्ट्री लगेगी तो यूपी के लोगों को नौकरियां मिलेंगी। एयरपोर्ट इस पूरे इलाके का भाग्य बदलने वाला होगा, इसलिए आज किसानों ने योगी को थैंक यू कहा। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस पहुंचेंगे। आधार का मिसयूज रोकने के लिए दायर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कल दिल्ली में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगे। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का मुकाबला आयरलैंड से होगा। यह मैच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 8:30 बजे होगी।